दोस्तों नमस्कार। समूची दुनिया के भीतर इस वक्त बहुत हलचल है। यह हलचल ट्रेड वार को लेकर है। यानी इससे पहले जिस युद्ध को लेकर जो भूमिका सामरिक तौर पर अलग अलग देशों में या दुनिया के ताकतवर देशों के बीच चली आ रही थी, वह एक झटके में ट्रेड वार में तब्दील हो चली है। और इस ट्रेड वार के जरिए दुनिया शायद नए ताकतवर देशों को देख रही है, या फिर इस ट्रेड वार में उसकी अपनी भूमिका क्या होगी, यह तमाम देश सोच रहे हैं। भारत इस पूरी परिस्थिति के बीच दुनिया के मानचित्र पर बहुत मायने रखता है। भारत का बाजार, भारत के जरिए ट्रेड वार की स्थिति, भारत के जरिए रूस, अमेरिका, चीन, ईरान, मिडिल ईस्ट, यूरोपीय यूनियन तमाम देशों को परखें तो व्यापारिक संबंधों को लेकर और व्यापारिक युद्ध के मद्देनजर भारत की जरूरत शायद दुनिया के कई देशों को है। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप ध्यान दीजिए तो भारत के तमाम पड़ोसी इस दौर में, इस ट्रेड वार में कोई बड़ी अहमियत रखते नहीं है। सामरिक तौर पर इससे पहले बड़ी अहमियत पाकिस्तान की जरूर रही है, श्रीलंका की जरूर रही है। भूटान भी एक वक्त सामरिक युद्ध की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था। अफगानिस्तान भी बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन ट्रेड वार ने बिल्कुल एक नई परिस्थिति पूरी दुनिया के सामने खड़ी की, तो भारत की अहमियत भी दुनिया के सामने बड़ी है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत हमेशा से उस आतंकवाद से प्रभावित रहा जो आतंकवाद पाकिस्तान की जमीन पर पनाह लिए हुए है। और यह सवाल अफगानिस्तान को लेकर भी एक वक्त उठता रहा है। इसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। यानी कोई राज्य अपनी जमीन पर अगर आतंकवादियों को पनाह दिए हुए है और वो आतंकवादी किसी दूसरे देश पर हमला करते हैं और उन्हें पनाह उसके बावजूद भी मिली रहती है, तो यह माना जाता है कि दरअसल वो स्टेट आतंकवादियों के पीछे खड़ा है। लेकिन मौजूदा वक्त शायद बिल्कुल अलग है। मौजूदा वक्त भारत के लिए शायद मुश्किल भरा है, और शायद इसीलिए इस वक्त भारत को बड़े निर्णय लेने ही होंगे। सवाल अगर ट्रेड वार का है तो भारत के पड़ोस में पाकिस्तान अब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के आश्रय बिल्कुल नहीं खड़ा है। अब स्टेट ही टेररिज्म के साथ इस रूप में खड़ा हो गया जहां पर स्टेट की पॉलिसी टेररिज्म के आश्रय चलती हुई दिखाई देने लगे। यानी किसी राज्य का आतंकवाद में तब्दील हो जाना क्या मुश्किल दौर होता है। शायद पहलगाम में जो हुआ है वह इसके संकेत खुले तौर पर देते हैं कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादी संगठनों को पनाह देकर भारत में, और वह भी कश्मीर में, हमला करने की जो पुरानी परिस्थिति थी, अब उसे पॉलिसीगत तरीके से पाकिस्तान ने शह दे दी है। और इसका जिक्र किसी दूसरे शख्स ने नहीं किया, बल्कि नए नवेले बने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने इस बात का ऐलान 5 दिनों पहले ही किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दरअसल कश्मीर हमारे गले की वह नस है, जिस नस से जो खून सिर में जाता है, चेहरे पर आता है, हार्ट पर जाता है, यानी पूरे शरीर की धमनियों में दौड़ता हुआ खून जिस धमनी के आश्रय चलता है, कश्मीर हमारे लिए वो है। और अपनी बात कहते हुए यहां रुकते नहीं हैं, बल्कि वो ऐलान करते हैं कि जो आतंकवादी भारत पर हमला कर रहे हैं उन्हें मदद करने का ये वक्त है, हम उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। यानी ये सवाल कल दूर की गोटी थी कि क्या वाकई पाकिस्तानी सेना आतंकवाद को पनाह दिए हुए है और उनके पीछे खड़ी है। यह सवाल कल तक पुराना हो चला है। अब कि कल तक यह बात होती थी कि कुछ कश्मीरी, कुछ मुजाहिदीन, कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी। अब नया सवाल यह है, अगर प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं और सेना प्रमुख ऐलान कर रहे हैं कि अब कश्मीर को लेकर हमारी नीति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और 5वें दिन पहलगाम में जिस तर्ज पर हमला होता है वो संकेत नहीं बल्कि खुला ऐलान है कि भारत को अब किन परिस्थितियों का सामना करना है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की
जो महत्वपूर्ण स्थिति है, शायद दुनिया के कई देशों को यह रास आ नहीं रही होगी और शायद इसीलिए भारत को आर्थिक तौर पर डिस्टर्ब करना और भारत के साथ एक सामरिक युद्ध की परिस्थितियों को खोलना, यह पहलगाम हमले का पहला संदेश है। और यह संदेश इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि चंद घंटों के बाद जो कश्मीर रेसिस्टेंस नाम का संगठन है, वो जब एक पर्चा जारी करता है और पर्चे के जरिए यह बताता है कि दरअसल क्या कुछ कश्मीर में हो रहा है और उन्हीं बातों का जिक्र पाकिस्तान की सरकार करती है, वहां के सेना प्रमुख करते हैं, तब यह बात छुपी हुई नहीं रहती है कि इस दौर में पाकिस्तान स्टेट, जिसकी अपनी आर्थिक परिस्थितियां नाजुक हो चुकी है, एक फेल्योर स्टेट के तौर पर वो खड़ा है और वहां के सेना प्रमुख अपने भाषण के जरिए वहां की सत्ता को भी चेता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको खड़े होना होगा। और शायद यहां पर सवाल अमेरिका का भी होगा, क्योंकि जिस अमेरिका ने गाजा को लेकर जो कुछ किया और जो फिलिस्तीन को लेकर जो किया, पाकिस्तान खुले तौर पर कश्मीर, गाजा और फिलिस्तीन का जिक्र भी करता है। यानी संदेश बहुत साफ है। दुनिया के भीतर नए गठबंधन जो व्यापार के जरिए बन रहे हैं और अर्थनीति को दुनिया के मानचित्र पर एक ताकतवर देश के तौर पर भारत खड़ा हो रहा है, तो उसे कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और इसीलिए पहलगाम की परिस्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल भारत अभी तक जो प्रयास कर रहा है वो आधे अधूरे मन से कर रहा है, क्योंकि जो 3 प्रयास किए गए उसके बावजूद भी आतंकवाद और कश्मीर के हालात क्या बदले नहीं हैं। यह संदेश साफ है। यह संदेश इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि नोटबंदी के साथ टेररिज्म के खात्मे का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुआ तो फिर आतंकवादी संगठनों को चेतावनी दी गई और वो चेतावनी काफी थी पाकिस्तान की सरकार के लिए भी, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तौर पर यानी छाया युद्ध के तौर पर मुशर्रफ के दौर से खास तौर पर खड़ा था, जिसका खुला जिक्र मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी किया। और तीसरी परिस्थिति आर्टिकल 370 को लेकर आई, जो कश्मीर में खत्म की गई और उसी दौर में कश्मीर रेसिस्टेंट फोरम एक तैयार होता है, जिसके भीतर अलग अलग आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए आतंकवादी शामिल होते हैं। उसमें लश्कर ए तोयबा से जुड़े हुए आतंकवादी भी संगठन में शामिल होते हैं और उनकी तादाद चूंकि ज्यादा, इसीलिए इस रेसिस्टेंट फोरम को लश्कर ए तोयबा का एक विंग माना जाता है, जिसने जिम्मेदारी 1 घंटा नहीं बीता और उसने तुरंत जिम्मेदारी ले डाली। हमें लगता है कि आज इन पन्नों को समझने की जरूरत है। भारत हर्ड स्टेट के तौर पर क्यों नहीं है? भारत ने इससे पहले जो भी कड़े कदम उठाए उसका असर क्यों नहीं हुआ? और इस दौर में क्या वाकई जिन बातों का जिक्र जिस तर्ज पर हो रहा है देश के भीतर, वो ये बताने के लिए काफी है कि हमें नए सिरे से भारत को और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और आतंकवाद को और पाकिस्तान को भी नए सिरे से समझना होगा। हमें लगता है आज शुरुआत पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का उस भाषण का वो हिस्सा सुनिए, जहां वो कश्मीर को लेकर खुल्लम खुल्ला ये कहने से कतरा नहीं रहे हैं जो कश्मीर में आतंकवादी हैं या जो वहां पर हिंसा करते हैं उनके साथ वह खुद खड़े हैं और ये एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर है। ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बिल्कुल मिला हुआ है, पीओके, और दूसरी तरफ कश्मीर का हिस्सा है यानी जम्मू कश्मीर का। और यहां पर यह सवाल खड़ा होता है
क्या इस दौर में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर और पाकिस्तान को जिस तौर पर वो या टेररिज्म को जिस तौर पर देख रहा था और इससे पहले जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए गए, क्या वो कारगर इसलिए साबित नहीं हुए जिस वजह से भारत की सेना के भीतर एक बड़ी परिस्थिति नियुक्तियों को लेकर बनी, वहां पर तैनाती को लेकर बनी, या फिर टेररिज्म के खात्मे का ऐलान नोटबंदी के दौर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और आर्टिकल 370 के साथ वहां पर स्टेट का दर्जा खत्म किए जाने के साथ जो ऐलान हो गया, क्या उसके बाद एक सुस्ती आ गई? क्योंकि यह देखने वाली बात है कि जो पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद का इलाका है, जो पीओके का कैपिटल माना जाता है, वहां से अगर आप कश्मीर में इंटर करते हैं तो उसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कुपवाड़ा का है। कुपवाड़ा से आपको हंदवाड़ा जाना होगा, हंदवाड़ा से सोपोर जाना होगा, सोपोर से पट्टन और पट्टन से श्रीनगर, और उसके बाद पहलगाम पहुंचेंगे जहां यह घटना बैसारन के इलाके में हुई है। दूसरा रास्ता बारामूला के जरिए आता है, यानी मुजफ्फराबाद से आप बारामूला आएंगे और उसके बाद वहां से वडगाम, पुलवामा और पहलगाम पहुंचेंगे। बारामूला से सटा हुआ श्रीनगर भी है, ये एक दूसरा रूट है। अगर आप सीधे बारामूला से श्रीनगर पहुंच जाएं और वहां से पहलगाम पहुंच जाएं। और तीसरा रास्ता पुंछ के जरिए आता है। यह पुंछ दरअसल मीरपुर और मुजफ्फराबाद के बीच की लकीर के हिस्से में है। पुंछ से अगर आप आते हैं तो वहां से आप रजौरी जाएं, रजौरी से कुलगाम जाएं, कुलगाम से आप अनंतनाग जाएं और अनंतनाग से आप पहलगाम जाएं, या फिर पुंछ से आप कुलगाम जाएं, कुलगाम से अनंतनाग जाएं और अनंतनाग से सीधे पहलगाम जाएं, यानी रजौरी की दिशा ना पकड़ें। और यहां पर यह सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पाकिस्तान से आतंकवादी यहां पर आए हैं तो इस पूरे रास्ते को उन्होंने कैसे तय कर लिया, और अगर इस रास्ते को तय किया है या नहीं किया, और इन सब के बीच अगर लोकल मदद मिली है तो फिर हमारा इंटेलिजेंस, हमारी सिक्योरिटी कहां पर थी। और अगर इन इलाकों में या कश्मीर के भीतर खास तौर से वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में समूची सत्ता देने के बाद जो परिस्थितियां बार बार बताई गई वो एक सुरक्षित ढांचे में थी, और इससे कोई इनकार भी नहीं करेगा कि इस दौर में टूरिस्टों की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा हो गई। 2022 में, 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर गए हैं। और ये परिस्थितियां क्या इस दौर में पाकिस्तान को रास नहीं आ रही थी इसलिए पूरी प्रक्रिया की गई? लेकिन सवाल इस दौर में खुद को देखने का है, और इसको एक बेहतरीन तरीके से इस देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनल रिपब्लिक में जब जनरल जीडी बख्शी इस जानकारी को दे रहे थे, इससे पहले भी कश्मीर को लेकर जब मनमोहन सिंह की सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त भी जनरल बख्शी अक्सर कश्मीर के दौर को लेकर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी बातों को रखते थे। और आज भी, यानी कल शाम जब उन्होंने जिन बातों को रखा वह चिंतित करने वाला इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर कहा कि दरअसल इस वक्त सेना के भीतर जितनी बड़ी तादाद में लोग होने चाहिए उतने नहीं हैं। इस दौर में जो सेना की मौजूदगी जिस तर्ज पर होनी चाहिए वो नहीं है, और वो सवाल सरकार पर खड़ा कर रहे हैं कि क्या पैसा बाजार। हमें लगता है पहले आप उनकी इस बात को सुनिए जो उन्होंने रिपब्लिक टीवी पर बैठकर डिस्कशन के बीच में कही है। During COVID, this army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius?
chose to cut the size of this army. For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming. जीडी बख्शी साहब 4-5 बातों का जिक्र कर गए बेहद गुस्से में। उन्होंने कहा कोविड के बाद से आर्मी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, 1,80,000 पद सेना में खाली पड़े हैं और सेना छोटी हो रही है, खतरे बड़े हो रहे हैं। पैसा बचाने की पहल कौन कर रहा है, यह कौन निर्णय लेता है? जंगल में पहाड़ों पर लड़ना है, सैनिकों की जरूरत है, ना कि भाषणों की जरूरत है। यह पॉलिटिक्स नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। सरकार को जवाब देना होगा। और इन सवालों के बीच जो पहलगाम से तस्वीरें उभर कर आई वो शायद किसी को भी अंदर से हिला देगी। जिस तर्ज पर वहां पर गोलियां चली और जिस तरीके से पर्यटक जो बेहद सुरक्षित माहौल में ही पर्यटन के लिए कहीं जाता है, यानी उसके भीतर कोई असुरक्षा होती नहीं है। और यह भरोसा और उम्मीद, इससे इनकार कोई नहीं करेगा कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी, दिल्ली में मोदी सरकार की मौजूदगी, और इसीलिए पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन उसमें खलल अगर डाला गया वो टेररिस्टों के जरिए, और वो टेररिस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उसकी अपनी भारत जैसे देश पड़ोसी को लेकर उसकी अगर यह फॉरेन पॉलिसी है, और अगर टेररिज्म के आश्रय वो अपनी महत्ता को दुनिया के सामने रखते हुए भारत की महत्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति के जरिए और ट्रेड वार के वक्त में जो बड़ी हुई है, तो क्या इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की वह सेना है? क्योंकि यह पूरा भाषण जो था बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बाद बकायदा जिन्ना का जिक्र करते हुए, टू नेशन थ्योरी का जिक्र करते हुए वहां के आर्मी चीफ पॉलिटिकल तौर पर समझा रहे थे कि आखिर पाकिस्तान को किस दिशा में बढ़ना है। और यह मैसेज शायद भारत के लिए बहुत बड़ा होना चाहिए। यह भाषण 5 दिन पहले दिया गया, उसके बाद भारत में से कोई रिएक्शन आया नहीं था। लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया का असर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा उसका यह पूरा असर है? हालांकि भारत के गृह मंत्री ने वक्त नहीं लगाया, अमित शाह तुरंत रवाना हो गए, घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर उन परिजनों से मिले, लोगों से मुलाकात की, श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई और घटनास्थल पर भी पहुंचे। इस पूरी यात्रा के दौर में उन्होंने एक भरोसा लोगों के भीतर आ जाए ये बताने की कोशिश भी की। और आज शाम में सीसीएस की बैठक में पहला सवाल यही था, लोगों के भीतर जो भरोसा सरकार को लेकर है वह टूटना नहीं चाहिए। और दूसरा, हार्ड स्टेट के तौर पर भारत को सामने आना होगा और पाकिस्तान को लेकर जो भी समझौते राजनयिक स्तर पर हों या फिर जल के समझौते को लेकर हो, जो सिंधु नदी के जल को समझौते को लेकर है, यानी एक लिहाज से हर उस दृष्टि से आपको यह समझना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। सीसीएस के भीतर उठने वाले इन सवालों ने यह तो संकेत दे दिए कि शायद जिन बातों का जिक्र हो रहा था वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या आर्टिकल 370 और नोटबंदी के आश्रय किया गया हो, लेकिन नए तरीके से भारत को इस दौर में भी अपनी सामरिक परिस्थितियों को समझना होगा। अलग अलग जगहों पर किस रूप में नजर आए भारत के गृह मंत्री, गृह मंत्री ने सब कुछ देखा समझा। पहलगाम खामोश है, वादी में सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कों पर जो रौनक नजर आती थी वो गायब हो चली है।
लेकिन जो बड़े सवाल हैं उन सवालों का जवाब तो इस दौर में कोई भी पूछेगा और जानना भी चाहेगा, क्योंकि बदला तो लेना है, लेकिन किससे बदला लेना है? क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा को निशाने पर लिया जाए या जैश मोहम्मद को लिया जाए? इससे पहले जो पिछले बरस उन्होंने 7 लोगों को मार डाला था कश्मीर के भीतर में, या फिर इन सबसे हटकर समझना होगा कि भारत को अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की बदलती हुई नीतियों में अब कहीं ना कहीं एक टेरर विंग दिखाई देने लगा है क्या? और अगला सवाल यह भी होगा, आखिर इस दौर में जो भारत के भीतर हो गया, पहलगाम में किस तरीके से टेररिस्ट पहुंच गए? क्योंकि टेररिस्ट जो पहुंचे थे वह यूं ही नहीं थे, वो बकायदा 4 टेररिस्ट थे, सेना जैसी वर्दी थी जिसको कैमोफ्लेज ड्रेस कहा जाता है, अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल थी, AK-47 का जिक्र है, 50 से 70 फायरिंग हुई है, पर्यटकों को बंदूक दिखाया गया, महिलाओं बच्चों को अलग किया गया, पहचान पूछकर गोलियां चलाई गई, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। ये सारी चीजें हुई और एक लंबे वक्त तक हुई, तो जिम्मेदारी इस देश के भीतर भी तो किसी की होनी चाहिए, और उसके ठीक समानांतर भारत का अपना रुख अब क्या होगा वह भी तो नजर आना चाहिए। क्योंकि यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा बड़े हो चले हैं कि जो उम्मीद और आस इस देश के लोगों के भीतर है, उसमें जो निशाने पर आए उसमें हरियाणा के लेफ्टिनेंट यानी सेना में शामिल विनय नरवाल भी हैं, बिहार के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर मनीष रंजन भी हैं, इंदौर के कारोबारी सुशील नाथनियाल भी हैं, रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया भी हैं, जयपुर के नीरज उधवानी जो कि यूएई में जॉब कर रहे थे वह भी हैं, सूरत के शैलेश भाई हिम्मत भाई कलथिया भी हैं, भावनगर के यतीश भाई और उनका बेटा स्मिथ भी है। अलग अलग जगहों से, यानी इस देश के लगभग आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों के पर्यटक वहां पर मौजूद थे। हर के आंसू सूख चुके हैं। आंसू सूख चुके हैं हमारे अभी। उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, बस सरकार से ये दरख्वास्त है, और डेट सभी बढ़ाते मत जाओ, जल्दी से जल्दी सजा दो उनको बस। जाहिर है इन बातों को सुनकर या फिर इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल तो हर जहन में होगा, क्योंकि सरकार अपने तौर पर जिस राष्ट्रवाद का नारा लगाती रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमोवेश त्योहारों के मौके पर सैनिक के तौर पर खुद को दिखाते हुए सैनिकों के बीच दीपावली के मौके पर तो हमेशा नजर भी आए, और इस देश में सेना की महत्ता पहले की तुलना में ज्यादा है, इसे खुलकर बताया भी गया, और यह भी कहा गया कि भारत की सीमा अब सुरक्षित है, वो चाहे चीन को लेकर हो चाहे पाकिस्तान को लेकर हो। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच का सच तो यह भी है कि भारत के संबंध बांग्लादेश से बिगड़ चुके हैं, बांग्लादेश के संबंध पाकिस्तान से प्रगाढ़ हो चुके हैं, पाकिस्तान के रिश्ते चीन के साथ मजबूती के साथ अभी भी खड़े हैं, चीन के रिश्ते रशिया के साथ मजबूती के साथ और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। चीन और रशिया मिडिल ईस्ट के भीतर अपने तौर पर खड़ा हो रहा है। ब्रिक्स की जो रचना की गई उसको लेकर अमेरिका की आंखों में वो डॉलर को लेकर खटकने लगा था, और कह रहे थे कि डॉलर को कोई भी करेंसी अगर चुनौती देगी तो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की मौजूदगी कमोवेश हर मौके पर हर जगह रही है। और यह सवाल आप इस बात से भी शुरू कर सकते हैं कि सार्क की बैठक इसीलिए तो नहीं हुई कि पाकिस्तान का जो रुख रहा, लेकिन अगला सवाल यह भी है कि भारत उसके बाद नाटो में शामिल हो जाएगा या नाटो कंट्री की तर्ज पर अमेरिका के करीब जा चुका है, यह बात भी तो निकल कर आई। और अमेरिका के साथ संबंधों के मद्देनजर भारत के चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते $100 बिलियन पार भी तो कर गए।
यानी इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत को निर्णय लेने का यह वक्त है। सवाल अब सिर्फ ट्रेड वार का नहीं है, सवाल तो टेरर वार का भी है। और पड़ोसी देश जो टेरर स्टेट के तौर पर अपनी नेशनल पॉलिसी को लेकर कश्मीर का जिक्र खुले तौर पर कर रहा हो, वहां पर अब आप कौन सा निर्णय कैसे लेंगे? शायद इसीलिए इस दौर में उस स्टेट्समैन की जरूरत है जो इस देश को एक धागे में पिरो पाए, बता पाए कि भारत के भीतर कोई भी एक भी कण अलग नहीं है, सभी एक साथ खड़े हैं। और यह एकजुटता और एक धागे में भारत पिरोकर अगर स्टेट्समैन की ताकत दुनिया के सामने रखती है तो भारत को लेकर दुनिया का कोई दूसरा देश शायद कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करेगा, जो हिमाकत पिछले दिनों बांग्लादेश तक ने कर दी। यानी इन सवालों के अक्स तले शायद मौजूदा सरकार के सामने 3 बड़े रास्ते हैं और हर रास्ता दूसरे रास्ते से मिला हुआ है। पहला सवाल तो यही है कि मौजूदा सरकार के बीते 10 से 11 बरस के कार्यक्रम ये बतलाते हैं कि किसी भी हालत में सरकार चाहेगी कि जिनके रोते रोते आंसू सूख गए हैं, कम से कम मैसेज ऐसा दें जिससे उन्हें लगे सरकार न्याय कर रही है। यानी भारत एक हार्ड स्टेट के तौर पर है और एक हार्ड स्टेट का मतलब बहुत साफ होता है, वार लाइक सिचुएशन। दूसरी परिस्थिति, कश्मीर को लेकर जो ताना बाना, स्टेट का दर्जा देना है या नहीं देना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कितनी ताकत रहनी है, चुने हुए मुख्यमंत्री का कोई महत्व है या नहीं है, और वहां पर जो भी कश्मीर से हटकर बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके ताल्लुकात सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर कैसे एक साथ जुड़ें। शायद उस कश्मीरियत का जिक्र एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। यह दूसरा रास्ता है, क्या आप उस दिशा में सबको एक साथ लेंगे? क्योंकि मुजफ्फराबाद से चलकर पहलगाम तक की स्थिति के बीच में कम से कम 3 जिले और ज्यादा से ज्यादा 7 जिले अलग अलग जगहों से पड़ते हैं और बिना लोकल सहायता के यह संभव हो नहीं सकता है। यह भारत की एजेंसियां बाखूबी जानती हैं। और तीसरा बड़ा सवाल है इस दौर में, वाकई स्टेट्समैन के तौर पर प्राइम मिनिस्टर को तो नजर आना ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब न्यूक्लियर बम की परिस्थिति क्रिएट कर दी थी, न्यूक्लियर वार हो जाएगा, मुशर्रफ साहब झुक चुके थे और मुशर्रफ की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी को खारिज कर पाए। यानी वाजपेयी भी उनको अपने वक्तव्य में करगिल के बाद साहिब कहने से चूके नहीं थे एक बार, लेकिन उसके बाद उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और जनरल मुशर्रफ से आगे बात उन्होंने की ही नहीं। ये परिवर्तन और देश के भीतर मैसेज दोनों एक साथ दे पाने की स्थिति में कहीं ना कहीं खड़े तो होना होगा। और जो इन तमाम सवालों से जुड़कर आखिरी सवाल है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, शायद उसमें हर किसी की भूमिका है। वो भूमिका इस देश के मीडिया की भी है, इस देश के भीतर के उस समाज की भी है जो बहुत ही एग्रेसिव वे में खड़ा होकर जिन नारों को लगाएगा और सरकार को चिताएगा। तो सरकार को यह बताना होगा कि सरकार का रास्ता क्यों सही है और सरकार बहुत सारे काम खामोशी से करती है। ढोल पीटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैसेज दुनिया के सामने खुद ब खुद आएगा और आना भी चाहिए। वह कहीं पॉलिटिक्स और कहीं वोट बैंक का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इसको लेकर सत्ता को सचेत तो होना ही होगा, क्योंकि पुलवामा में यह गलती हुई थी। चुनाव के वक्त वोट मांगे गए थे। सवाल इस देश की सुरक्षा का है, संप्रभुता का है, राष्ट्रीयता का है। इस देश के नागरिकों को बराबर के अधिकार तले अपनी रक्षा सुरक्षा की मांग सत्ता से करनी होगी और सत्ता को उन्हें देनी होगी। यह भरोसा जगाना ही होगा। इसके अलावे कोई विकल्प बचता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।